मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जिसका कि सभी लोगों को पिछले 5 सालों से इंतजार था, आखिर उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज आ ही गया है। तो दोस्तों आज रेलवे ने यहां पर रेलवे ग्रुप डी का फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और नोटिफिकेशन के अंदर 3 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले बता देता हूं, फिर चलेंगे हम फुल्ली नोटिफिकेशन के अंदर की क्या क्या चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं। सबसे पहले जो डाउट सबके मन में बना हुआ था कि आखिर इस बार का जो ग्रुप डी है क्या उसमें आईटीआई यहां पर लागू रहेगी या फिर 10th वाले भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे स्टार्टिंग से कहता हुआ चल रहा था कि इस बार भी जो वैकेंसी आएगी वो सिर्फ 10th बेस्ड पर आएगी, यानी कि 10th पास जितने भी कैंडिडेट है वो सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे यूट्यूब पर आप देख डालिए, सिर्फ अकेला स्टडी ब्लास्टर था जो कि आपसे कह रहा था कि यहां पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी फाइनली जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर सिर्फ 10th पास वाले कैंडिडेट ही यहां पर एलिजिबल होंगे। आईटीआई वाले भी होंगे, लेकिन जो हमारे 10th पास कैंडिडेट है वो निराश हो गए थे। रेलवे के कुछ नोटिस यहां पर बीच में आए जिसमें रेलवे ने कहा कि आईटीआई वाले ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहां पर काफ़ी सारे कैंडिडेट जो थे जिन्होंने सिर्फ 10th किया हुआ है, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया हुआ है, वो निराश हो गए थे। लेकिन आज यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद उनके लिए ये खुशी का मौका है। अब दूसरी जो न्यूज़ है एज रिलेटेड, तो देखिए यहां पर जो 18 से लेकर 33 साल का एज यहां पर जनरली रेलवे देता है, लेकिन इस बार ये वैकेंसी कोविड के बाद आ रही है, तो इसीलिए कोविड की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। अब इस एज रिलैक्सेशन को जरा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए जनरली एज 18 से 33 रहता है, लेकिन इसमें 3 साल अगर आप जोड़ देते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए एज यहां पर इस बार दिया गया है 18 से 36 साल। वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो अगर हम 33 + 5 करें तो 38 ईयर्स होता है, यानी कि एससी एसटी को यहां पर 5 ईयर्स का जो जनरल एज रिलैक्सेशन उन्हें दिया जाता है वो 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब लेकिन इस बार 3 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो उन्हें इसमें भी मिलेगा। तो इस तरह से उनका जो यहां पर पूरा का पूरा क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर 41 ईयर्स तक, यानी कि यहां पर 38 में आप 3 और जोड़ दीजिए। इसी तरह से अगर हम बात करें ओबीसी के कैंडिडेट की तो उन्हें यहां पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहां पर जो ओबीसी के कैंडिडेट है उन्हें जनरली यहां पर जो एज रिलैक्सेशन के साथ उनकी एज बनती है वो 18 + 33 जनरल के लिए, तो ओबीसी के लिए हो गया 18 + 36 और 36 में 3 और जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, यानी कि ओबीसी के कैंडिडेट 39 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब आपका एज कब तक काउंट होगा उसको भी ध्यान से देखिएगा। जो यहां नोटिफिकेशन के अंदर लास्ट डेट दिया हुआ है तब तक आपका जो एज है, जो क्राइटेरिया यहां सेट किया हुआ है उस क्राइटेरिया में रहना चाहिए। अब तीसरी जो बात है यहां पर आपको बताई गई है वो बात मैं आपसे क्लियर कर लेता हूं नोटिफिकेशन के द्वारा। अब तीसरी चीज जो कि वैकेंसी की थी कि वैकेंसी आखिर कितनी आएगी, तो इस पर भी रेलवे ने क्लियर कर दिया। 32,438 वैकेंसी आपकी निकाली गई है अभी। हालांकि ये पोस्ट जो है वो बढ़ाई जाएगी, ये बिल्कुल तय बात है। हो सकता है ये पोस्ट 50,000, 60,000 या 70,000 तक चली जाए, लेकिन अभी फिलहाल आपकी वैकेंसी इतनी ही निकाली गई है। आने वाले टाइम पर ये वैकेंसी बढ़ सकती है, पूरी उम्मीद है बढ़ने की, लेकिन कितनी बढ़ेगी इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है आपका एक डायलेमा है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन वो भी कुछ दिनों में आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं, चलिए नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो आपकी यहाँ रखी गई है 28/12 से आपका जो है इंडिकेटिव नोटिस आपका दिया गया था। 28/12 को आपका एक नोटिस आया था, शॉर्ट नोटिस। उसके बाद आपका डेट ऑफ पब्लिकेशन यहाँ पर 22/1, वैसे उसमें उस नोटिस में आपको 23 से कहा गया था, लेकिन यहाँ पब्लिकेशन आपका 22/1 से कर दिया गया है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन की जो आपकी डेट स्टार्ट की गई है वो की गई है 23 तारीख से, 23/1/2025 00 आवर्स, यानी कि 23 तारीख से 12 बजे रात के आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 23 तारीख आपकी स्टार्ट होगी फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे और 22 फरवरी तक रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद देखिए आपका जो फ़ी पेमेंट हो गया उसका लास्ट डेट यहाँ पर आपका 24 फरवरी रखा गया है। आपके नोटिफिकेशन को बड़े ही ध्यान से भरिएगा, अगर कोई गलती हो जाती है तो उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ने एक यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच का। अगर आपने कोई फ़ोटो गलत अपलोड कर दिया है, कोई सिग्नेचर गलत हो गया है या कोई आपका जो डिटेल है वो आपसे गलत फिल हो गई है तो उसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए भी रेलवे ने अलग से टाइम दिया है 6 मार्च तक का। एक बार आप 24 फरवरी तक आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा और उसके बाद अगर कोई गलती रह जाती है तो उसके लिए डेट ध्यान रख लीजिएगा कि आपको 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच अपना कोई भी जो मिस्टेक अगर आपसे हो गई है तो आप उसे सही करवा लीजिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज की, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। वैकेंसी की बात आपकी हो ही गई है और इसके बाद आपका सबसे मेन जो आपका पॉइंट है कि फ़ी का क्या है सर। तो देखिए फ़ीस का आपका इस बार जो क्राइटेरिया रखा गया है
₹500 आपका रखा गया है सभी कैंडिडेट के लिए, और जनरल कैंडिडेट के लिए ₹500। इसमें से अगर आप फॉर्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके कुछ टाइम बाद जो भी रेलवे आपको मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू बता देगा, अगर आप CBT अपीयर होते हैं तो आपके ₹400 आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप एग्जाम में अपीयर होंगे तभी आपके ₹400 आपको रिफंड होंगे, नहीं तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारे SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं, PWBD कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, तो इन सब के लिए, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हो गई, हमारी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस हो गई, EBC क्लासेस हो गया, तो इन सब के लिए ₹250 का फीस। EWS भी इसमें साथ में, EBC EWS दोनों यहाँ पर हैं, उनके लिए ₹250 का फीस यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। और इस ₹250 में से आपको ये ₹250 वापस रिफंड हो जाएंगे। कुछ बैंकिंग चार्जेस आपके कटेंगे, 10-20 रुपये जो भी कटना है बैंकिंग चार्जेस, वो आपका कटकर बाकी पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। पर इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, यानी कि आप अगर CBT नहीं देते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो ये आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ये बात रेलवे ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है। अच्छा, अगला जो बात आपको, ये 3 चीज़ें आपकी हो गई हैं, और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पोस्ट यहाँ पर कितनी किस जोन से निकाली गई हैं। तो इसका देखिए, आपको यहाँ देखिएगा ज़रा सा, हाँ यहाँ अब आ जाइए आप जयपुर जोन से। तो देखिए वैकेंसीज़ का अगर देखें तो आपका, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल एकदम ऐसे नंबर आपके आते हैं जो कि मामूली से नंबर आपके आते हैं, तो आप ऐसे जोन को चुनें जहाँ से कि कट ऑफ बहुत कम जाती है, कैंडिडेट जहाँ से कम जाएंगे बहुत ही। तो ऐसे जो जोन हैं, बिल्कुल जो दूर दराज के जोन हैं, जैसे आपका चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अभी जो धीरे धीरे जैसे फॉर्म फिल होना चालू होंगे, एप्लीकेशंस कितनी आ रही हैं, किस जोन से कितने फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद और एग्जैक्ट यहाँ पर डेटा क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए पहले दिन फॉर्म पर ना टूट पड़ें, आप वेट करें कम से कम 5 से 10 दिन का, कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, कितने यहाँ पर कैंडिडेट किस जोन की तरफ रुख कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मेजरमेंट होने के बाद आप फॉर्म को फिल करें। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको फिर भी एक आइडिया दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हुबली जोन से, देखिए इस बार हुबली जोन से, जिसकी कट ऑफ पिछली बार अनएक्सपेक्टेड था, लोगों ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हुबली जोन का कट ऑफ इतना ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन हुबली जोन का कट ऑफ सबको चौंकाने वाला था। इसी तरह से यहाँ पर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता हमेशा से यहाँ पर सबसे हाई लेवल का जोन रहा है। दिल्ली जोन में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि आपका हरियाणा, राजस्थान और यूपी तीनों कैंडिडेट यहाँ पर जो है आते हैं, और बहुत ही तगड़े कैंडिडेट आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये डेंजर जोन आपका कहलाएगा। उसी तरह से आपका मुंबई हो गया, ये भी आपका जो है डेंजर जोन में है। इसी तरह से प्रयागराज, क्योंकि देखिए प्रयागराज दिल्ली तक बॉर्डर को कवर करता है। आपको बात बता दें, दिल्ली का बॉर्डर जहाँ से चालू होता है वहाँ प्रयागराज का बॉर्डर खत्म होता है। तो आप इस बात को भूल जाइएगा कि प्रयागराज है तो हम कुंभ में चले जाएंगे, या फिर है ना, जो प्रयागराज से अगर हम फॉर्म भरेंगे तो प्रयागराज यूपी के अंदर है तो वहाँ कट ऑफ कम रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली का बंदा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, हरियाणा का दिखाई देगा, पंजाब का दिखाई देगा, साथ ही साथ राजस्थान का भी दिखाई देगा। तो कंपटीशन यहाँ पर टफ रहेगा, और सबसे बड़ा जो कैंडिडेट का नंबर यहाँ दिखेगा आपको प्रयागराज से, वो दिखेगा बिहार से। तो इसलिए इन जोन से फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर भरिएगा। और उसके साथ ही आपका जो आपको बताइए, यहाँ से आपका जो सेफ जोन है, तो हम कह सकते हैं कि सेफ जोन के अंदर आपका एक तो आपका हो गया यहाँ पर चेन्नई जोन और गुवाहाटी, और अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपके एक और सेफ जोन यहाँ पर आपका हो सकता है बिलासपुर, लेकिन इस बार बिलासपुर से सीटें थोड़ा सा कम है। और यहाँ देखिए आपका सबसे ज़्यादा सीटें आपको इस बार दी गई हैं मुंबई जोन से। अच्छा, मुंबई जोन से 4672 सीटें, लेकिन दिल्ली से यहाँ थोड़ा और ज़्यादा हैं, 4785 सीटें। तो दिल्ली से थोड़ा सोच समझकर फॉर्म भरिएगा अगर आप दिल्ली से भर रहे हैं तो, हालांकि सीट्स ज़्यादा हैं। और यहाँ देखिए UR की सीट्स जो हैं 2008 सीट्स हैं यहाँ पर आपके दिल्ली जोन से, NR जोन से, नॉर्दर्न रेलवे से। और वहीं अगर हम बात करें EWS कैटेगरी की तो 465 सीटें हैं, OBC की बात करें तो 1275, और SC की सीटों की बात करें तो 691 सीट्स हैं, और ST की बात करें तो 346। इस तरह से यहाँ पर आपका दिल्ली जोन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है। और आपका जो सेफ जोन रहने वाला है, उन जोन की मैंने आपसे बात कर ही ली है। बाकी जयपुर जोन बिल्कुल भी आपके लिए, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट नहीं है, तो ये जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और आपका प्रयागराज और गोरखपुर जोन हो गया आपका, और हाजीपुर हो गया,
और साथ ही साथ सिकंदराबाद हो गया। सिकंदराबाद को आप सेफ जोन में रख सकते हैं हालांकि, लेकिन जो मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, गोरखपुर, दिल्ली और आपका जयपुर और प्रयागराज, इन जोन को आप बिल्कुल भी यहाँ पर लो स्कोर वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये बिल्कुल हाई जोन रहेंगे जहाँ से कि कट ऑफ आपको बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट है वो एकदम टॉपर कैंडिडेट आपको मिलने वाला है। मतलब कि कंपटीशन आपको बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी फ़ीस की बात हो ही गई है और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आखिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको इस फॉर्म को भरने से पहले पहले बना लेने हैं। साथ ही साथ जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो फॉर्म में कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो कि इस वीडियो में रह गया हो, हालांकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस वीडियो में अभी हमने कवर नहीं किए हैं, पूरा डिटेल्ड वीडियो हम अगला लेकर आएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।